गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, हमने 5वां अध्याय शुरू कर दिया था पहले ही। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम इसका पहला वाला पार्ट कर चुके हैं। उससे आगे हमें शुरू करना है कृषि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कृषि। कृषि का मतलब होता है खेती करना। तो यहाँ देख लेते हैं कि खेती के बारे में कितने प्रकार की खेती होती है, कहाँ कहाँ पर की जाती है, कैसे की जाती हैं, खेतों का आकार कैसा होता है, किन औजारों की सहायता से की जाती है, या मानव श्रम ज़्यादा होता है या मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें सभी चीज़ों को देखना है। चलिए देखते हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी दशाएं होती हैं जो खेती के कार्य को प्रभावित करती हैं, जिसमें भौतिक होती हैं कि भूमि का आकार कैसा है, समतल है या नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, ये सब किस में आएंगी, भौतिक चीज़ों में आएंगी। सामाजिक की, समाज की जो स्थिति है वो कैसी है। आर्थिक में हम उसमें पूंजी निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, कि खेती के लिए हमें करने के लिए बीजों को खरीदना है, खाद के लिए मशीनों का प्रयोग है। तो इसमें आर्थिक सभी दशाएं खेती को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं, और इसी प्रभाव के कारण अलग अलग प्रकार की खेती की प्रणालियां भी हमारे सामने हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। कृषि क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है, और पशुपालन उस खेती के ऊपर डिपेंड होता है, उस पर उन विधियों पर ही आधारित होता है। इसमें जो मुख्य प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से अभिप्राय है कि गुजारे के लिए। इसमें शब्दों से ही पता चल जाता है, निर्वाह का मतलब होता है गुजारा करना। तो गुजारे के लिए जो खेती की जाती है, अपने घर का काम चलाने के लिए। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण तथा लगभग का उपयोग करते हैं, कि उस स्थान विशेष में जो चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं उन्हीं चीज़ों का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो कैसी होती है, आदिकालीन, आदि मतलब प्राचीन समय से ही जो चली आ रही हैं, निर्वाह जीवन का गुजारा करने के लिए जो खेती चली आ रही है, मतलब प्राचीन तौर तरीकों को अपनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें। आदिकालीन निर्वाह कृषि तथा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। देखो, आदिकालीन का हो गया प्राचीन समय से ही रिलेटेड हो गया। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होगा कि एक यहाँ पर स्थान को चेंज किया जाता है, कि मान लो यहाँ पर अलग अलग खेत के भाग हैं, उन अलग अलग भागों में जैसे मान लो किसान यहाँ पर खेती करता है, 4-5 साल तक वो यहाँ पर खेती करता है, और जब इस खेत की जो उर्वरक क्षमता है, जो उपजाऊपन है, ख़त्म हो जाता है, तो वो इस खेत में क्या करता है, खेती करना बंद कर देता है। उसके बाद वो इस नेक्स्ट खेत में चला जाता है, और फिर वो यहाँ पर 4-5 साल के लिए खेती करता है। और जब ये भूमि भी अनुपजाऊ हो जाती है तो वो वापस या तो इसी खेत में आ जाती है या दूसरी भूमि को साफ करता है। साफ करता भी कैसे है, यहाँ पे इसको कीर्तन और दहन कृषि भी बोला जाता है, झूम भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। कीर्तन और दहन का मतलब होता है, कीर्तन का मतलब होता है काटना, और दहन का मतलब होता है आग लगाना। तो इसमें आगे देख लेते हैं बच्चों। ये बहुत सारे मैप भी हैं, जैसे ये वाला मैप है, और इससे आगे भी जो मैप है, इन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसी चैप्टर से काफ़ी सारे मैप होते हैं जो हमारे मैप के भाग में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, यह कृषि कहाँ की जाती है, इसमें क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ पर ये कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, या निर्वाह, आदिकालीन निर्वाह कृषि का नाम दिया जाता है। इन क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उसको जला दिया जाता है। एरिया को साफ़ करने के लिए, मान लो इस एरिया में कोई वनस्पति उगी हुई है, उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर आग लगा दी जाती है। आग लगा के जली हुई राख की जो परत होती है उसको उर्वरक का कार्य करती है, वो खाद का काम करती है। इस प्रकार इसे स्थानांतरण कृषि, कीर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें बोए गए जो खेत होते हैं उनका आकार छोटा होता है। खेती भी पुराने तौर तरीक़ों से की जाती है, जैसे लकड़ी से, कुदाली से, फावड़े से। ये जो आपके बुज़ुर्ग होंगे, आप उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि कुदाली क्या होती है, फावड़ा क्या होता है। कुछ समय पश्चात 3 या 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन
समाप्त हो जाता है, जब मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, तब जो किसान होता है वो नए किसी एरिया में जाके वनों को जलाकर साफ करता है और भूमि को तैयार करता है, और कुछ समय के बाद किसान वापस पहले वाली कृषि क्षेत्र पर कृषि करने के लिए आ जाता है। जब इस वाले एरिया की ख़त्म हो जाती है उपजाऊपन, तो वो इस वाले पर चला जाता है। यहाँ से 4-5 साल के बाद वो वापस यहाँ पर आ जाता है। तो इसे झूम चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिमो में मिल्पा, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लादांग की जो एरिया है, एरिया के अनुसार ही इस कृषि के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन मतलब विस्तृत रूप से जो खेती की जाती है, इसमें ये भी गुजारे के लिए की जाती है, और ये 2 प्रकार की होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। और एरिया जो बताया वो एशिया के घने बसे हुए देश हैं जहाँ पर अधिक पॉपुलेशन निवास करती है। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की है, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जो चावल प्रधान कृषि होती है उसमें चावल प्रमुख फसल होती है। जनसंख्या के घनत्व के कारण जो खेतों का आकार होता है छोटा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और खेतों का आकार छोटा होता है, भूमि के ऊपर भी दबाव बन जाता है। एवं कृषि कार्य में कृषक का पूरा संपूर्ण परिवार लगा रहता है, और कृषि के जो काम होते हैं, पौध लगाने का, फसलों को निकालने का, ये सारा काम कौन करता है? किसान का पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, उसका अच्छे से प्रयोग किया जाता है। एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। मशीनों की बजाय मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। उर्वरता को बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। जो प्रति इकाई उत्पादन होता है वो अधिक होता है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया होते हैं, और यदि हम वहाँ पर मजदूरों को ज़्यादा लगाएंगे तो कृषक उत्पादन अधिक होगा, और यहाँ पर जो कृषक उत्पादन है वो कम होता है, क्योंकि हमने कृषक तो जो मजदूर यहाँ पर लगाए वो कम ही लगाए ना, एक फैमिली के पूरे मेंबर ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जहाँ पर चावल नहीं बोया जाता है, चावल की अपेक्षा दूसरी फसलें बोई जाती हैं। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच भूमि, मृदा, जलवायु तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायतः संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी या भूमि की उपजाऊपन का कम होना, जिसके कारण वहाँ पर धान का उगाना संभव नहीं होता है। इसमें जो एरिया हैं, उत्तरी चीन है, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सोरगम बोया जाता है। यहाँ की जो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ है, सोयाबीन, जौ एवं सोरगम इत्यादि बोई जाती हैं। भारत का जो सिंधु और गंगा नदी का जो मैदान है और पश्चिमी भाग है, वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? हमारा भी गेहूँ ही है। दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार, बाजरा प्रमुखतः उगाया जाता है। कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही हैं, जो कृषि की विशेषताएं हैं वो सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर चावल प्रधान कृषि, वहाँ चावल प्रधान कृषि होती है, और यहाँ सिंचाई के अंतर के कारण यहाँ पर चावल प्रधान कृषि नहीं होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है रोपण कृषि। रोपण कृषि ऐसी होती हैं जो फसलें जिनको तैयार किया जाता है, और जैसे नर्सरी में हमने उनको तैयार किया और फिर हम उनको डायरेक्ट जाके खेत में लगा देते हैं, इनको रोपण कृषि बोलते हैं। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण का मतलब होता है गुलाम बनाना। कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, और कृषि के अलग अलग रूपों की इन्होंने शुरुआत की। किसने की? यूरोपीय लोगों ने की। जैसे रोपण कृषि वृहद स्तरीय लाभ उन्मुख उत्पादन प्रणाली है। बड़े स्तर पे क्या है? लाभ देने वाली एक उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अपने अधीन मतलब उनके अंडर में जो थे, जिनको उन्होंने गुलाम बना रखा था, उन्होंने वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई? चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की प्योद लगाई, मतलब बनी बनाई प्योद जो नर्सरी में तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की जो कृषि है उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो खेतों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। विस्तृत मतलब बड़ा होना, अधिक पूंजी लगाई जाती है, पैसा भी अधिक लगाया जाता है, और हाई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है, मशीनें होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है।
एक फसली कृषि होती है कि मान लो कोई खेत है, हमने वहाँ पर यदि चाय की पौध लगाई है तो सारी चाय की ही पौध होंगी, ये नहीं होगा कि हम वहाँ पर मिक्स खेती कर लेंगे, नहीं। तो वहाँ पर एक फसल प्रकार की ही फसल उगाई जाती है। सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, जो मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं वो भी सस्ते मिल जाते हैं, और यातायात की सुविधा विकसित हो जाती है। और यातायात की सुविधा के कारण बागानों से जो उत्पादन हमने किया है उसको बाज़ार तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी अफ्रीका था, अफ्रीका का पश्चिमी भाग था, वहाँ पर कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने किसकी लगाई, भारत और श्रीलंका में चाय के बाग लगाए। आज भी हमारे यहाँ पर असम का जो दार्जिलिंग है वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि फेजेंडा किसे कहा जाता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं उनको फेजेंडा बोला जाता है, और ये किसके अंडर में थे, यूरोप वासियों के नियंत्रण में थे। इनके ऊपर किसका नियंत्रण था, यूरोप वासियों का नियंत्रण था। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार तथा नागरिकों के नियंत्रण में है। और आज के टाइम पे हम देखें तो जो हमारे बाग हैं उनके ऊपर किसका अधिकार है, कौन वहाँ का राजा है, या तो वहाँ की गवर्नमेंट है या फिर लोग स्वयं उसके राजा हैं, स्वयं वो अपने खेत के अधिकारी हैं। अब ये नहीं है कि किसी ने किसी को गुलाम बना लिया और वो उसके खेतों पर अधिकार करके बैठा है, ऐसी स्थिति अब हमारे सामने नहीं है। अब है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत मतलब बड़े स्तर पर, और वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए। अनाज कृषि अनाजों को उत्पन्न किया जाता है। बड़े स्तर पर व्यापार के लिए जो खेती की जाती है अनाजों की उसको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर जो भी टॉपिक का नाम आता है उसके नाम से ही उसका वो डिफाइन कर देता है अपने आप को कि इसमें क्या चर्चा होगी, वो किसके बारे में बताता है हमें। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्य फसल गेहूँ होती है और अन्य फसलें भी हैं, मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। खेतों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और खेतों को जोतने के लिए यहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको दिखाई भी दे रही होंगी चित्र में कि यहाँ पर ये मशीनें हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ मानव श्रम की अपेक्षा मशीनी श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद मैप का मैंने आपको बताया कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मैप काफ़ी आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। उसके बाद यहाँ पर जो खेती है, वाणिज्य खेती की जाती है। इसमें कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर ये की जाती है, यूरोप और एशिया के स्टेपीज़, ये सारे बच्चों घास के मैदान हैं। यूरेशिया में, जैसे यूरोप और एशिया दोनों को मिक्स करके तो यूरेशिया बना, तो यहाँ पर स्टेपीज़। उत्तरी अमेरिका में पेरीज, आपने 11th में ये घास के मैदान याद किए होंगे, बच्चों ने याद किए होंगे तो आपको ज़रूर याद होंगे। अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान हैं। तो ये वो मैदान है जहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक खेती की जाती है। उसके बाद है मिश्रित, जहाँ पर मिक्स खेती की जाती है। अब इसमें देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है जो अपना विकास कर चुके हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप का उत्तरी और पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप और एशिया के कुछ भाग हैं। दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले, समशीतोष्ण का मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला जो एरिया है समशीतोष्ण, वो होते हैं समशीतोष्ण वाले भाग, उनमें इनका विस्तार है। इस खेती में जो खेतों का आकार होता है वो मध्यम आकार का होता है, और जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल। कंदमूल क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर जो फसलें लगती हैं, जैसे गाजर, आलू, अदरक, ये क्या है, कंदमूल हैं जो ज़मीन के अंदर लगते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं। फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। इसमें ये नहीं कि हम फसल उगा रहे हैं तो सिर्फ फसल पे ही हमारा फोकस है, दोनों पे महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुर आय के मुख्य स्रोत हैं। शस्यावर्तन एवं अंत्य फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारी मिश्रित कृषि थी, और इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। विकसित कृषि यंत्र, जो टेक्नोलॉजी हैं
यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतों का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए, रासायनिक एवं वनस्पतिक जो खाद होती है, हरी खाद होती है जिससे अच्छी प्रोडक्शन मिलती है, का उपयोग किया जाता है। और अधिक पूंजी के साथ साथ कृषकों की कुशलता, कि जो किसान वहाँ पर काम करते हैं, ये नहीं है कि किसी ने भी जाके काम कर दिया, जिनको अच्छे से नॉलेज होती है, जो ट्रेंड होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर काम के लिए लगाया जाता है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं, तो मिश्रित कृषि की कौन सी विशेषताएं थी ये यहाँ पर ये इसमें बता दी गई हैं। उसके बाद देखते हैं हम डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या होती है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस चित्र में, जहाँ पर पशुओं को, दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। यहाँ पर गायें दिखाई दे रही हैं। तो डेयरी कृषि जो व्यवसाय है उसमें दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। दूध देने वाले पशुओं को पाला पोसा जाता है। इसमें पूंजी का भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जानवर को खरीदने में हम यदि आज के टाइम में देखें तो एक गाय या भैंस को खरीदने में 50-60 हज़ार लग जाते हैं। तो यहाँ पर पूंजी भी क्या है, हमने डेयरी खोली है जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पशु को पाला जाता है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत अधिक पूंजी भी लगती है। पशुओं के लिए छप्पर, जो जहाँ पर पशु करने के लिए छप्पर की व्यवस्था होती है। घास संचित करने के भंडार, जहाँ पर घास को स्टोर किया जाता है। दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कि जो गाय या भैंस हमने पाली है उनसे हमें अधिक मात्रा में दूध प्राप्त हो, उसके लिए भी अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। निकालने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। पशुओं के स्वास्थ्य, कि पशु जो हैं वो स्वस्थ रहें, उनको अच्छी खाने पीने की चीज़ें मिलती रहें। प्रजनन के बारे में है, पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। यदि कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर की भी उपलब्धि करवाई जाती है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। गहन श्रम का मतलब होता है कि पूरा दिन कुछ काम लगा ही रहता है। ये नहीं है कि हमने एक बार फसल बो दी और जब कटाई का टाइम आएगा तो हमें किसानों की ज़रूरत होती है, बीच में नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा दिन श्रम की आवश्यकता होती है। पशु को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। पूरे दिन काम की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता, कोई गैप नहीं होता है, श्रम की आवश्यकता ना हो। अच्छा, जो डेयरी कृषि है वो कहाँ इसको स्थापित किया जाता है, नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप इसको स्थापित किया जाता है, क्योंकि नगरों के लिए जो दूध की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जो मांग होती है, उसके लिए ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं नगर। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन हैं। प्रशिक्षकों का उपयोग, जो ट्रेंड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। पौष्टिकरण किया जाता है जो दूध होते हैं उनको, ताकि वो काफ़ी टाइम तक उनको स्टोर करके रखा जा सके। इन सुविधाओं के साथ विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। अब है वाणिज्य डेयरी। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर ये अधिक मात्रा में की जाती है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है। यूरोप का उत्तर और पश्चिमी भाग है। दूसरा भाग है कनाडा और तीसरा भाग है न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का है। तो ये वो एरिया है जहाँ हमारी डेयरी कृषि की जाती है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि की जाती है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब है कि भूमध्य सागर के आसपास जो खेती की जाती है, इसके जो मुख्य फसल होती हैं वो खट्टे फलों की खेती की जाती है। और मेन कौन सी है, अंगूर होता है जिसकी खेती की जाती है। तो अब देख लेते हैं इसमें। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की होती है, विशेष प्रकार की होती है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों, कहाँ पर है, भूमध्य सागर के जो नियर बाई जो एरिया हैं वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और इसमें ये कहाँ तक फैला हुआ है, अफ्रीका के ट्यूनीशिया तक इसका विस्तार है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ये सारे एरिया के नाम दिए गए हैं, ये आप देख लेना। अच्छा, इसमें मेन जो फसल होती है खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। खट्टे फलों की खेती की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ मेन जो फसल है क्या है, अंगूर की खेती है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आपको ध्यान से करना है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो अच्छी क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे क्या किया जाता है, शराब बना दी जाती है। और जो लो क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे मुनक्का और किशमिश बनाई जाती हैं। और इसकी डिमांड जब शीत ऋतु होती है, ठंड की ऋतु होती है, तो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की जो मांग होती है, वहाँ पर जो ज़रूरत होती है, वो भी कौन सा एरिया पूर्ति करता है, यही भूमध्य सागरीय एरिया इसकी पूर्ति करता है। ये स्विट्ज़रलैंड में एक अंगूर का बाग दिखाया गया है, ये वाला। तो आपको चित्र भी साथ साथ देखने हैं।
बाजार के लिए सब्जी खेतें, उद्यान कृषि। आप देख लेते हैं बाजार के लिए सब्जी की खेती और उद्यान कृषि। उद्यान का मतलब होता है जहाँ बाग बगीचे फूलों की खेती होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनसे हमें अधिक आय प्राप्त हो, अधिक पैसा प्राप्त हो, वो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, नगरों में जिसकी डिमांड अधिक होती है। इस कृषि में खेती का जो आकार होता है वो छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहाँ ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। इसमें गहन श्रम, बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी भी अधिक लगाई जाती है। और इसके अलावा किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सिंचाई की, उर्वरकों की, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। अब इसके एरिया कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये इसके एरिया दिए गए हैं जहाँ इनको विकसित किया जाता है। और नीदरलैंड किसके लिए फेमस है? फूलों के उत्पादन के लिए, और वो भी किस टाइप के फूल? ट्यूलिप एक विशेष प्रकार का फूल है जिसकी यहाँ पर खेती की जाती है, बागों में लगाया जाता है और पूरे यूरोप के शहरों में इसको भेजा जाता है। और जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहाँ इसे ट्रक कृषि का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि कृषि जो सब्जियां हमने उगाई है उसको कैसे हम नगरों तक, बाज़ारों तक पहुँचाएंगे? ट्रक के माध्यम से पहुँचाएंगे। तो ट्रक के माध्यम से पहुँचाने के कारण इसका नाम ट्रक कृषि भी पड़ गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है जिसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुक्कुर होते हैं। इनमें बाड़े पर कारखाने में तैयार बनाए भोजन पर रखा जाता है। इनमें क्या होता है, जो कारखानों के अंदर जो भोजन तैयार किया जाता है उसी के आधार पर ही पशुओं को पाला जाता है। बीमारियों का ध्यान रखते हुए इनको रखा जाता है। भवन निर्माण है, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की उचित हवा और पानी की व्यवस्था हो, प्रकाश भी अच्छे से आता हो। पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुक्कुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है। कृषक संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार है, उस पर सरकारी नीतियों जो कृषि में सहायक होती हैं से प्रभावित होती है कि यहाँ पर जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनका अपने खेतों के ऊपर अधिकार भी होना चाहिए और सरकार की ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए जो किसानों के लिए हेल्पफुल हों, उनको प्रभावित करते हों। तो बच्चों ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये सहकारी कृषि है और सामूहिक कृषि, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि इसी वीडियो में करने से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लास्ट वाली काफ़ी छोटी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।